Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. This is Lisha and today in this class we are going to discuss the basics of statistical mechanics and this is our class number 2 for the same. कल हमने ensemble, microstates, macrostates, thermodynamic, statistical physics ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये बहुत अच्छे से समझा था, है ना। और मैंने आपको माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या है, कैनोनिकल क्या है, ग्रैंड कैनोनिकल क्या है, ये एक बार आपको बेसिक्स बता दिए थे। आज हम लोगों ने क्या करना है, हमने माइक्रो कैनोनिकल जो एंसेम्बल होता है उसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जैसे कैनोनिकल इंसैम्बल की जब हम बात करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ माइक्रो कैनोनिकल इंसैम्बल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और उसके बाद वहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना, और फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हैं वो एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती हैं, वेदर दे आर डिपेंडिंग डायरेक्टली या फिर एनर्जी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, या पावर 1/2 -1/2, रिलेटिविस्टिक के लिए क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए क्या है, ये सब हमने सीखना है। अभी जो आपको आज आपने बात याद रखनी है वो इतनी याद रखनी है जो कल आपने सीखी थी कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वॉल्यूम होती है फेस स्पेस में, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की जो वॉल्यूम होती है फेस स्पेस में, दैट इज हाँ जी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट की जो वॉल्यूम होती है फेस स्पेस में दैट इज इक्वल्स टू h³ है ना। 3D में सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम की जो हमारी वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, h³। 2D में वो h² हो जाएगी और 1D में अगर बात करें तो उसकी वैल्यू h हो जाएगी। इतनी बात ध्यान रखनी है। और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं, कल भी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर मान लो कि एक दीवार मैंने बनाई है और इस दीवार में ब्रिक्स लगी हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे दीवार की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एक एक ब्रिक की वॉल्यूम से, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ऐसे ही काम करेंगे ना। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है कि पहले पूरी वॉल्यूम ले लेनी है, पूरा एरिया ले लेना है, डिवाइड कर देना है एक के एरिया से या एक की वॉल्यूम से या जो भी हमें देखना होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे एंड देन वी विल गेट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो काम बेसिकली यही करना है, 1D में भी यही काम करना है, 2D में भी यही काम करना है और 3D में भी यही काम करना है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग विद द वन डायमेंशनल केस। वन डायमेंशनल केस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कंसिडर करते हैं, कंसिडर करो कि एक पार्टिकल जो है, कंसिडर अ पार्टिकल शोइंग या मूविंग अलोंग अ लाइन, ठीक है, मूविंग अलोंग अ लाइन, और उसका फेस स्पेस में हम लोगों ने क्या देखना है, और हम लोगों ने क्या करना है, उसका फेस स्पेस में देखना है। फेस स्पेस में उसका कैसे रहेगा, ठीक है। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन इन वन डायमेंशन, अलोंग अ लाइन या इन वन डायमेंशन ऑफ लेंथ l, और उसको फेस स्पेस में हम कैसे दिखाएंगे, जस्ट सी हम उसे फेस स्पेस में कैसे दिखाने वाले हैं। तो फेस स्पेस में अगर मैं दिखाना चाहूँ मोमेंटम यहाँ और डिस्प्लेसमेंट यहाँ, तो इसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे अलोंग अ लाइन, ओके, अलोंग अ लाइन। और यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला √2mE प्लस का यहाँ पे और माइनस का √2mE यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये जो ये है, ये एरिया कवर हो रहा है इस ग्राफ के अंदर, ये पूरा है ना, ये एक ग्राफ के अंदर क्या कवर हो रहा है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो क्या आएंगी, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन 1D, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन फेस स्पेस इन 1D, क्लियर। अब एरिया क्या आएगा यहाँ पे, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है ये लगा लो, ये लेंथ है x, ब्रेड्थ कितनी है ये डबल, देखो यहाँ से यहाँ तक लेके √2mE, यहाँ से लेके यहाँ तक √2mE, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2√2mE डिवाइडेड बाय h,
स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वॉल्यूम जो होगी फेस स्पेस में वो h होगी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ x की जगह l मान लो, क्योंकि हमने l लेंथ माना था ना, l लेंथ में मूव कर रहा है, ये l लेंथ है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मुझे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, देखो एक में सीख लो, 2D में भी वही काम करना है, 3D में भी वही काम करना है, रिलेटिविस्टिक केस में भी वही काम करना है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में भी वही काम करना है। तो एक सीख लो बस, बाकी सब आपको सिमिलर लगेंगे। ठीक है, और बाद में अगर किसी को फाइनली रिजल्ट भी लर्न करना हुआ तो वो रिजल्ट भी लर्न कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है, ये इतने ईजी रिजल्ट्स हैं या इतने बेसिकली ईजी कैलकुलेशंस हैं क्योंकि हमें और बहुत कुछ लर्न करना है, तो ये आप ऑन द स्पॉट भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजिली जल्दी से निकल जाता है। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे इन एनर्जी रेंज E एंड E प्लस DE, इस रेंज में जो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी वो क्या आएंगी, डी ओमेगा। डी ओमेगा कैसे कैलकुलेट होगा, 2L इंटू इसका कैसे नहीं करोगे, 2M रेस टू पावर 1/2 E रेस टू पावर, ये 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 बाई एच। डेरिवेटिव करना है और कुछ भी नहीं करना। क्या किया है, सिंपल डेरिवेटिव किया है और कुछ भी नहीं किया, इंटू DE। डेरिवेटिव तो सिंपल आप कर ही लोगे, इंटू DE। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करो, जो कुछ कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, होता है 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2M बाई E रेस टू पावर 1/2 L बाहर बाय H इंटू ये D ओमेगा आएगा ना, D ओमेगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे DE हो गया ये सिंप्लीफाई। इतना मेरे ख्याल से सब सिंप्लीफाई कर लेंगे। बस ये याद रखना, ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकली है ये फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस निकली हैं। कैसे निकली हैं, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, अब मुझे निकालनी है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे निकलेगी, G ऑफ E। डेंसिटी कैसे निकालते हो, अगर मान लो डेंसिटी, मास डेंसिटी निकालनी है तो मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है ये नंबर डेंसिटी है, ये क्या है, नंबर डेंसिटी है। तो यहाँ पे ये जो हमारी निकलेगी ये क्या होगी, डी ओमेगा बाय DE। डी ओमेगा बाय DE नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पर यूनिट एनर्जी। ठीक है, पर यूनिट एनर्जी रेंज में कितनी माइक्रोस्टेट्स आ रही है वो क्या है, मतलब इतनी एनर्जी रेंज में कितने माइक्रोस्टेट्स आ गई, ये आपकी क्या है, डेंसिटी है। क्लियर। अब डी ओमेगा बाय DE तो अभी निकाला है, यही था ना, L बाय H 2M बाय E रेस टू पावर 1/2 DE। DE नीचे ले आओ तो डी ओमेगा बाय DE यही आया, क्या आया, L बाय H 2M बाय E रेस टू पावर 1/2, यहाँ पुट कर दी। यहां से क्या पता लगा, G ऑफ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E रेस टू पावर 1/2, या ये कह सकते हो G ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेस टू पावर 1/2 माइनस 1/2। डायरेक्टली गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट में बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मेरे पास 1D गैस है और वो हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक है तो वो कैसे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेस टू पावर माइनस 1/2। और यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स भी कैसे डिपेंड करती हैं, E रेस टू पावर माइनस 1/2 पे ही डिपेंड करती है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बात करूं रिलेटिविस्टिक केस की, इफ आई टॉक अबाउट रिलेटिविस्टिक केस, अगर आपको भी देखो, अभी पीछे देखो, ओमेगा मैंने कैसे निकाला, एरिया, एरिया कैसे निकाला, ये क्या है जो ये एरिया निकाला, ये √2m ही क्या है, ये P है ना, ये P है, ये P है ना। यहाँ पे मैंने P को √2m ही लिख दिया क्योंकि E इज इक्वल टू P²/2m नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, लेकिन रिलेटिविस्टिक केस में तो E इज इक्वल टू PC, तो यहाँ से तो मैं P को √2m ही लिख पा रही हूँ क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। रिलेटिविस्टिक केस में आई कैन नॉट राइट दिस, रिलेटिविस्टिक केस में आई विल हैव टू राइट P इज इक्वल टू E/C, यही लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 2P इंटू L, है ना।
नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकलेंगी, टोटल एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट केस ना, तो 2p इंटू एल डिवाइडेड बाय h। क्लियर। अब E इज इक्वल्स टू पी सी, फॉर रिलेटिविस्टिक केस E इज इक्वल्स टू पी सी, तो P इज इक्वल्स टू E बाय सी, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, E बाय सी इंटू एल डिवाइडेड बाय h। क्लियर, ये ओमेगा आया। डी ओमेगा बाय डी ई क्या आएगा, या डी ओमेगा क्या आएगा, दैट विल बी 2l बाय एच सी इंटू डी ई, या डी ओमेगा बाय डी ई क्या हो जाएगा, 2l बाय एच सी। तो जी ऑफ ई क्या होता है, यही तो होता है डी ओमेगा बाय डी ई, क्या आया 2l बाय एच सी। यहाँ से क्या पता लगा, जी ऑफ ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, क्या आया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई। ई रेज टू पावर 0 पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, ई रेज टू पावर 0 पे, जबकि यहाँ पे माइक्रोस्टेट जो है वो ई रेज टू पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ई रेज टू पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं कह रही हूँ जिसको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहता है वेरी गुड, जिसको नहीं रहता है ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो। देख रहे हो ना कितनी ईजी चीज़ है, इस चीज़ को हम कैसे ना करें, है ना, हाउ सिंपल थिंग दिस इज। क्लियर, आ जाओ अब आगे। माइक्रोस्टेट्स फॉर 2D एंड 3D सिस्टम्स। अब हम बात करेंगे 2D सिस्टम की, किसकी बात करेंगे, फॉर 2D सिस्टम। देखो काम वही करना है, ध्यान से सीखना है अब इस चीज़ को। 2D सिस्टम में हम कैसे करेंगे, फेस बेस्ड, मतलब कंसीडर कर लो एक पार्टिकल है जो 2D मोशन शो कर रहा है, मतलब उसके 2 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं, फेस स्पेस में 2 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो गए, 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। और यहाँ पे जो पार्टिकल है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्फीयर। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो मोशन होगा, मोशन इन फेस स्पेस, मोशन इन फेस स्पेस कैसे दिखाया जाएगा, बाय अ स्फीयर। कैसे दिखाया जाएगा, बाय अ स्फीयर। तो मान लो ये मोमेंटम स्पेस है, और ये मेरा मतलब पी वाई पी एक्स, ये मेरा वाई और एक्स पोजीशन स्पेस है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका एरिया, इसको तो डायरेक्टली मान लेते हैं ए एरिया कवर कर रहा है, डायरेक्टली माना जाता है इसको एरिया कवर कर रहा है। और यहाँ पे जो एरिया कवर्ड होगा, क्योंकि स्फीयर है, या स्फीयर नहीं कहेंगे, बेसिकली सर्कल कहेंगे, क्योंकि 2D मोशन है ना, तो सर्कल बोलेंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो रेडियस होगी वो मोमेंटम की होगी पी, तो यहाँ जो एरिया आएगा वो आएगा पाई पी स्क्वायर। क्लियर, यहाँ जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, पाई पी स्क्वायर। तो मैंने क्या कंसीडर किया है, 2D मोशन कंसीडर किया है मैंने, फेस स्पेस बनाना है, फेस स्पेस में जो 2D मोशन है वो एक सर्कल होगा, तो मोमेंटम का भी दिखा दिया और कोऑर्डिनेट्स का भी दिखा दिया, है ना। और यहाँ पे ऑब्वियस है 2D मोशन है, तो 2 मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। इसका एरिया मान लिया कितना कवर किया इसने, ए, और इसने कितना कवर किया, पाई पी स्क्वायर। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकलती हैं, टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन फेस स्पेस, है ना, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन फेस स्पेस। ठीक है, वही ब्रिक वाला एग्जांपल। तो यहाँ पे अब टोटल एरिया इसका लोगे या इसका लोगे, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई एरिया दोनों का लेना है, क्योंकि फेस स्पेस की बात कर रहे हो, तो फेस स्पेस में मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स बताने भी बहुत जरूरी हैं, और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताने भी उतने ही जरूरी हैं। तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल एरिया कैसे निकलता है, टोटल एरिया ऐसे निकलेगा ना, इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई डी एक्स डी वाई। ओके, अब डी एक्स डी वाई 2 इंटीग्रेशन सोल्व करके तो टोटल एरिया ए आ रहा है, ये तो मुझे पता ही है। तो ओमेगा आ गया ए इंटू पाई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, क्योंकि 2D है तो एच स्क्वायर। नाउ अब क्या पता है आप लोगों को, वही बात है, 2 केसेस अराइज होंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक, और एक केस होगा रिलेटिविस्टिक। और दोनों में फर्क आप लोगों को पता है, क्या फर्क पता है, कि हेयर एनर्जी विल बी रिप्लेस्ड बाय, या मोमेंटम विल बी रिप्लेस्ड बाय √2 me, एंड हेयर
E इज इक्वल टू पी सी, तो यहाँ पे मोमेंटम विल बी रिप्लेस्ड बाय E बाय C। ये सबको पता है, ये बात सबको पता है। सभी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, अब ज्यादा नहीं सोचना, सभी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट कैलकुलेटिंग। यहाँ पे P की वैल्यू पुट करो, P स्क्वायर है तो ये रूट 2me बनेगा डायरेक्टली। क्लियर? यहाँ से ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आ गया। अब इसके बाद डी ओमेगा बाई डी ई, वो क्या आएगा? 2 पाई एम ए, ई का डेरिवेटिव तो ये खत्म, ये यहाँ से डी ओमेगा बाई डी ई विच इज जी ऑफ ई। तो यहाँ से पता लगता है कि जी ऑफ ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, है ना। और यहाँ से देखें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ए इंटू पाई इंटू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या बनेगा? ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, जबकि मैं यहाँ पे अगर जी ऑफ ई निकालूंगी तो वो क्या आएगा? डी ओमेगा बाय डी ई। डेरिवेटिव करेंगे तो टू क्या बनेगा? 2 पाई ए ई एच स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से जी ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। देखो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो फिर आई विल रिपीट, है ना। चलो आ जाए फिर 3D मोशन पे। सेम करना है 3D मोशन में। 3D मोशन में बस जो हमारा वो बनेगा, फेस फेस बनेगा, वो एक स्फीयर हो जाएगा। तो वहां हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। 2D में हमने एरिया कंसीडर किया, वहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तो सेम ही वे से निकालनी है, ठीक है। सो फॉर 3D मोशन, 3D में क्या करना? ये जो हमारा पी एक्स पी वाई पी जेड, ये हमारा एक स्फीयर बन गया जिसकी रेडियस तो आपको पता है पी ही होने वाली है। और एक हमारे पास ये पी एक्स पी वाई पी जेड लिखो, और एक हमारे पास लिखो एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इसका वॉल्यूम डायरेक्टली v मान लेते हैं, इसका डायरेक्टली वॉल्यूम क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकलेगा? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या आएगा? इसका वॉल्यूम का प्रोडक्ट 4/3 पाई पी क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम क्या है? v डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन फेस स्पेस, दैट इज h क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ अब यहाँ पे ओमेगा आ गया, पर अब वही दो केसेस अराइज करते हैं, रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक। दो केसेस अराइज करते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक। टू केसेस अराइज, नॉन रिलेटिविस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक। ओमेगा क्या आया? क्या आया? 4/3 पाई पी क्यूब इंटू वी बाई एच क्यूब, है ना। यहाँ पे p क्या पुट कर दोगे? √2me। तो करो यहाँ पे पुट। मेरे साथ साथ सबका पेन चलना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। देखो भाई, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं? करो फिर आगे डी ओमेगा बाई डी ई करो, टाइम नहीं वेस्ट करना, स्टार्ट कर दो डी ओमेगा बाई डी ई। डेंसिटी, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का ही पूछा जाता है, तो आप यहीं से डायरेक्टली कर लो, पूरा बेशक ना भी लिखो। डी ओमेगा बाई डी ई डायरेक्टली 3/2 आगे आ जाएगा, ई रेज टू पावर 1/2। तो जी ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर 1/2। रिलेटिविस्टिक केस में ई इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा, तो यहाँ से P आ जाएगा E बाय सी। बस E क्यूब बाय सी क्यूब इंटू वी एच क्यूब। तो यहाँ से ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E क्यूब
डी ओमेगा बाय डी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जी ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आज के टॉपिक को माइक्रोस्टेट सबको निकालनी आ जानी चाहिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको माइक्रोस्टेट निकालनी नहीं आए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए। अब कई बार क्या होता है पेपर में जो रिलेशन पूछा जाता है जी ऑफ ई का विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी या विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ पूछ लिया जाता है। सो यू ऑल नो दैट ई इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। ये बातें तो हम सबको ही पता है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। तो अगर लेमडा की टर्म्स में पुट करनी पूछी जाए तो ई की जगह क्या पुट कर देना, एच सी बाय लेमडा। न्यू की टर्म्स में पुट करी जाए तो न्यू रेस एच न्यू, तो न्यू वाला रिलेशन तो वही आता है जो एनर्जी का आता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब मैं आपको एक टेबल बनवा रही हूँ, वो शॉर्ट फॉर्म है, आप देख सकते हो, वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो क्या कैसे जी ऑफ ई वेरी करता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस एंड फॉर द रिलेटिविस्टिक केस। ये 1D है, फॉर 2D एंड फॉर 3D। बात हम जी ऑफ ई की ही करेंगे, किसकी करेंगे, जी ऑफ ई। तो यहाँ पे ई रेज टू पावर -1/2, ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 1/2, ठीक है, -1/2, 0, 1/2, और यहाँ पे 0, 1, 2। वैसे तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लर्न कर सकते हो, पर मेरे को वहाँ से बेसिक बताने बहुत ज़रूरी थे क्योंकि कई बार नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वैसे निकालने आ जाती हैं। अब वैसे अगर कोई निकालने के लिए कहेगा तो वैसे फॉर्म पता तो होना चाहिए कि निकालनी कैसे है ना। तो दिस इज नॉन रिलेटिविस्टिक केस, -1/2, 0, 1/2, आधे आधे से बढ़ाना, या 1 1 से 0, 1 1 2। क्लियर रहेगा सबको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का, ये इंपॉर्टेंट है। So let's do one question now. What is the question? Just read out the question. Question को पढ़ो. A system of n non-interacting particles are distinguishable particles of spin half in thermodynamic equilibrium. The entropy of system is. मेरे पास n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन हाफ है। आपने सिस्टम की एंट्रोपी बतानी है कितनी है, ठीक है। सोचो कल या आज में मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला करवाया हो जिसमें मैंने आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला बताया हो, कुछ जिसमें मैंने आपको एंट्रोपी एक्सप्लेन की हो कुछ। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, S इज इक्वल्स टू के ln ओमेगा। के भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेसिकली, है ना। और ओमेगा जो होता है हमारे पास 2s + 1 रेज टू पावर n होता है। अब यहाँ पे मेरे पास n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है तो उसके लिए ओमेगा विल बी 2s + 1 रेज टू पावर n। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन हाफ है तो s तो हो गया 1/2, तो यहाँ से मैं ओमेगा निकाल सकती हूँ 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, रेज टू पावर n, 1 + 1 इज 2, 2 रेज टू पावर n इज ओमेगा। तो यहाँ पुट कर दो, s इज इक्वल्स टू के बी ln 2 रेज टू पावर n, n आगे आ जाएगा तो n के बी ln 2 इज योर एंट्रोपी, इज योर एंट्रोपी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशंस द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय। अगर मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है जो 3 डायमेंशंस में मूव कर रही है, ठीक है, 3 डायमेंशंस में मूव कर रही है, तो मुझे इसका केस बताना है, रिलेटिविस्टिक केस में बताना है। ये ऐड कर लेना, रिलेटिविस्टिक केस में ग्राफ कैसा होगा। अभी देखो रिलेटिविस्टिक केस, देखो रिलेटिविस्टिक केस में 3D में जो E है वो कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E²।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर वेरी कर रहा है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है, 3D में है, वेरिएशन बताना है डेंसिटी ऑफ गैस का 3D रिलेटिविस्टिक केस में। तो मुझे पता है रिलेटिविस्टिक केस में जी ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। पैराबोलिक जैसी इक्वेशन आनी चाहिए, पैराबोला जैसा ग्राफ आना चाहिए ना। ठीक है, कंसिडरिंग यहाँ तक आप सबको समझ आ गया है, यहाँ पे हमारा जो माइक्रो कैनोनिकल एंसाम्बल है वो कंप्लीट हो जाता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसाम्बल में आपको माइक्रो स्टेट से निकालने के लिए कहते हैं, और ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, बोथ फॉर रिलेटिविस्टिक एज वेल एज नॉन रिलेटिविस्टिक केस एंड फॉर 1D 2D एंड 3D। और इनका शॉर्ट फॉर्मूला जो है, ट्रिप जो है, वो एक टेबल मैंने आपको वो भी बना के दे दी है। तो आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। गेट में जहाँ नेट में कई बार ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इवन इन जेस्ट ऑल्सो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैनोनिकल एंसाम्बल। कैनोनिकल एंसाम्बल को हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। यहाँ पे TVN से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स रहते हैं, है ना। इसको आप ओपन सिस्टम से हम इसको लिंक कर रहे थे ना, जैसे एक चाय के कप को अगर मैं ढक दूँ प्लेट से, तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। टेम्परेचर तो ठीक है, एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कैनोनिकल एंसाम्बल, ठीक है। सो कैनोनिकल एंसाम्बल में भी मैंने आपको पहले ही कहा है कि टोटल एनर्जी, तो देखो टोटल एनर्जी तो हमेशा फिक्स रहनी ही है, क्योंकि दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम या कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो भी है वो तो कांस्टेंट ही रहनी है, पर अलग अलग से। मतलब मान लो मेरे पास सिस्टम है जिसको मैंने हीट बाथ में रखा हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने कहाँ रखा हुआ है, हीट बाथ में रखा हुआ है, और मैं सोचूं कि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सिस्टम की एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहेगी, या हीट बाथ की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, नहीं। हीट बाथ से एनर्जी सिस्टम में जा सकती है, सिस्टम से एनर्जी हीट बाथ में आ सकती है। दोनों की एनर्जी किसी ने नहीं कहा फिक्स रहेगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी दोनों की मिला के वो तो फिक्स्ड ही रहेगी। टोटल एनर्जी तो फिक्स रहेगी, लेकिन अलग अलग से दोनों की फिक्स्ड नहीं रहेगी। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालना चाहूँ, वैसे तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैनोनिकल सिस्टम में बहुत कम लोग होते हैं, आपको निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। तो अगर मान लो आपको पता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बाथ की, हीट बाथ की ओमेगा एस है, ओमेगा बी है, सिस्टम की नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ओमेगा एस है। तो अगर आपको कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैसे निकलती है, पहले भी देखा है, दोनों को प्रोडक्ट करके फिर उनका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। स्मॉलेस्ट के लिए निकालो, दोनों को प्रोडक्ट करो, फिर उनके बाद उनका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। सो यू विल गेट योर रिजल्ट। तो अगर मान लो ओमेगा एस क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम, और ओमेगा बी क्या है, बात। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैसे निकालेंगे, ओमेगा एस ओमेगा बी डी ई। क्लियर, कंपोजिट सिस्टम की आप कह सकते हो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पार्टीशन फंक्शन में, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन से पहले हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम प्रोबेबिलिटी के साथ डील करना ज़्यादा ईजीएस्ट या कन्वीनियंट मेथड मानते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है एक सिस्टम की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू हैव एनर्जी ई, क्योंकि एनर्जी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू हैव एनर्जी ई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम
टू हैव एनर्जी ई, कि वो ई स्टेट की एनर्जी में होगा, तो वो कैसे दिया जाता है, पी ऑफ आर, मतलब या ई आर अगर इसकी एनर्जी है तो पी ऑफ आर जी ऑफ आर ई ऑफ माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाय समेशन जी ऑफ आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर। मतलब वो एनर्जी स्टेट ई आर में होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे दी जाएगी। वैसे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि मान लो वो हमारे पास वही हेड और टेल वाला एग्जांपल कंसीडर करो, हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया या टेल टेल, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे निकालते ना। तो टोटल सबमिशन मतलब सबकी और उस वाले उसकी, है ना, वो एक ही है। तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स ना, तो एनर्जी स्टेट ई आर में होगा, उसकी क्या होगी, जी आर ई ऑफ आर डिवाइडेड बाय समीशन जी आर ई ऑफ आर। व्हाट इज जी ऑफ आर, एक स्टेट कितनी बार आ रही है। अब जैसे यहाँ तो एक ही बार आ रही थी, मान लो मैं कहूँ हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब इसको 2 × 1 लिखोगे ना, अगर इस चीज़ इवेंट को आप 1 काउंट कर रहे हो तो ऐसे कितने हैं, 2 है ना। तो जी ऑफ आर क्या है, कितनी बार वो स्टेट आ रही है, कितनी बार वो स्टेट आ रही है, दैट इज जी ऑफ आर हियर। सो जी ऑफ आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाय समेशन जी आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर। और जो ये क्वांटिटी है हमारी नीचे वाली, इसको हम पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। पार्टीशन फंक्शन डिनोटेड बाय जेड इज समेशन जी ऑफ आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर, समेशन जी ऑफ आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर। और पार्टीशन फंक्शन के आगे ना वी टी लगा देते हैं, क्योंकि जो पार्टीशन फंक्शन है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। पार्टीशन फंक्शन वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। जो उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होती है ना, टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस होती है वो इम्प्लिसिट डिपेंडेंस होती है, क्योंकि टेम्परेचर उसके फॉर्मूला में एग्जिस्ट करता है वो। और जो वॉल्यूम की डिपेंडेंस होती है वो एक्सप्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट क्यों होती है, क्योंकि वॉल्यूम उसके फॉर्मूला में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। पर डिपेंड वो दोनों पे करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पे, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है किसी भी स्टेट का पार्टीशन फंक्शन। तो जनरली इसको ऐसे लिखा जाता है जेड वी टी, ओके, इसीलिए इसको ऐसा लिखा जाता है जेड वी टी। अब यहाँ पे देखिए, अब क्लासिकली जो गैस होती है वो क्या होती है, डिस्टिंग्विशेबल होती है। चाहे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं लेकिन फिर भी गैस के पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल माना जाता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। लेकिन जो हमारी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है या सेमी क्लासिकल थ्योरी है वो क्या मानती है कि पार्टिकल्स सिमिलर होते हैं लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, है ना। तो फॉर पार्टीशन फंक्शन फॉर क्लासिकल गैस, ब्रैकेट में लिखोगे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। एन पार्टिकल्स के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। 1/h रेज टू पावर 3n डी क्यू पी ये है डी क्यूब पी, डी क्यूब क्यू, क्यू आपके पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, पी आपका मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक है। ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर। एंड इफ वी टॉक अबाउट पार्टीशन फंक्शन इंपॉर्टेंट है ये फॉर सेमी क्लासिकल गैस, जहां पे आपके पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो इन दिस केस कैसे दिया जाता है, जेड एन इज इक्वल टू, बस एन फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर देना है।
ऊपर वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यू नीड टू डिवाइड बाय, और ये हर बार करना है जब भी क्वेश्चन आएगा ना। पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, सेमी क्लासिकल गैस है, बोस आइंस्टाइन गैस है, फर्मी डिराक गैस है, आपको पार्टिकल वहां पे इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यू नीड टू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ n फैक्टोरियल। बाकी सब तो सेम ही है। देख लो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, नेक्स्ट। और अगर मान लो मेरे पास किसी का पार्टीशन फंक्शन z है, एक मेरे पास गैस है जिसका पार्टीशन फंक्शन z n v t है, n पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, v t इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल्स इन डिस्टिंग्विशेबल है, तो जेड एन कैसे दिया जाएगा, z1 वी टी रेज टू पावर n, मतलब एक का निकालो पार्टीशन फंक्शन, उसकी पावर n कर दो तो n पार्टिकल्स का निकल जाएगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल का निकालो पार्टीशन फंक्शन, n पार्टिकल्स का कैसे निकालना, उसकी पावर क्या कर दो, n कर दो। लेकिन अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है तो पार्टीशन फंक्शन एक का निकालो, ठीक है, एक का निकालो, पावर n कर दो, ये भी ठीक है, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होने की वजह से आपको n फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इनडिस्टिंग्विशेबल होने की वजह से आपको n फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। And suppose I have two systems, I and j, and they are non-interacting systems, आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो दोनों का पार्टीशन फंक्शन कैसे दिया जाता है पता है, जेड आई जे इज इक्वल टू जेड आई इंटू जेड जे, मल्टीप्लाई कर देना। कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन कैसे दिया जाता, जेड आई इंटू जेड जे करके दिया जाता। मतलब अगर मान लो पार्टीशन फंक्शन ड्यू टू रोटेशन, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, किसी की वजह से भी निकालना है, तो जेड टोटल कैसे दिया जाता है, जेड ट्रांसलेशनल इंटू जेड वाइब्रेशनल इंटू जेड रोटेशनल, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं सारे से जेड को जब टोटल जेड निकालना होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन को। अब यहाँ से मैं आपको पार्टीशन फंक्शन दोनों वे से निकालना सिखाऊंगी, कि एक का निकाल के पावर n कर दो तो पार्टीशन फंक्शन कैसे आता है ना, या फिर दूसरा मेथड जो है पार्टीशन फंक्शन निकालने का, दैट जो अभी हमने फॉर्मूला किया था, सबमिशन g ऑफ r e रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर, दोनों वे से निकालेंगे। ठीक है, पहले एक का निकाल के पावर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उतने ही पावर कर देंगे, वहाँ से निकालेंगे, और एक सबमिशन जी आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर से। ठीक है, तो देखो, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, दो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं लोकलाइज स्पेस में, ईच पार्टिकल हैव एनर्जी 0 एंड ई, दोनों की एनर्जी कितनी है, 0 और ई, मतलब दो एनर्जी स्टेट्स है, 0 या फिर ई। अब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है हीट बात के साथ टेम्परेचर टी पे, आपको पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो मेरे पास भाई, अगर मुझे पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है z इज इक्वल समीशन जी आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर, यही होता है मेरे पास, है ना। और अगर मैं z1 निकाल लूँ, zn क्या होता है, z1 रेज टू पावर n, है ना, यही होता है z1। तो अगर मैं z1 निकालूँ और n मेरे पास कितना है, 2 है, तो z1 कैसे निकलेगा, देखो कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स हैं हमारे पास, एक तो 0 है, इस केस में आपको ये जी आर वगैरह कुछ नहीं लेना, सिंपल है, कितनी एनर्जी स्टेट है, ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर, सिंपल देखो, अगर एनर्जी कितनी है, 0 0 पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर 0 इज 1 प्लस, और दूसरी एनर्जी स्टेट कितनी है हमारे पास, ई है ना, तो ई रेज टू पावर माइनस ई बीटा ई, ये z1 निकल गया, एक पार्टिकल का निकल गया, है ना। अब इसके बाद
मुझे 2 पार्टिकल्स हैं n2 के इक्वल है, तो z1 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई रेज टू पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab। तो ये आ गया आपका कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है, जो मैं ये कह रही हूँ सबमिशन जी आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर, ये कैसे करना है। दूसरा तरीका क्या है, देखो क्या है, मेरे पास एनर्जी या तो ज़ीरो हो सकती है या ई हो सकती है, और टोटल एनर्जी क्या हो सकती है ना। तो देखो मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स है ना, तो हो सकता है दोनों पार्टिकल्स यहाँ हो सकता है दोनों पार्टिकल्स यहाँ हो सकता है एक पार्टिकल यहाँ हो, एक पार्टिकल यहाँ हो, और कोई पॉसिबिलिटी है, और इसमें भी पॉसिबिलिटी है एक पार्टिकल यहाँ हो, एक पार्टिकल यहाँ हो। तो मेरे पास 3 स्टेट्स हैं कायदे से, 1 2 3 है ना, यहाँ पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे अगर दोनों पार्टिकल आ जाएंगे तो एक पार्टिकल की एनर्जी 0 तो दूसरे की भी 0, तो टोटल एनर्जी 0। यहाँ तो पार्टिकल ही नहीं है, यहाँ पार्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल को एनर्जी ही मिलेगी, तो 2 पार्टिकल्स को 2 ही, यहाँ वाले को तो एनर्जी मिलेगी नहीं, जो एनर्जी होगी इसकी होगी, तो ई है ना। अब बस यहाँ कितनी जी आर कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ जी आर कितना है 1, यहाँ जी आर कितना है 1 है ना। तो समीशन जी आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर, तो जी ऑफ आर 1 बीटा ई आर एनर्जी कितनी है टोटल 0 प्लस 1 इंटू एनर्जी कितनी है प्लस 2 इंटू एनर्जी कितनी है, एक की भी ई ही है। देख लो सेम रिजल्ट आएगा जो पिछले वाले जैसा था, 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा 2 ई, सेम रिजल्ट आया है। तो चाहे आप उससे कर लो चाहे आप इससे कर लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। बाकी हम पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कल करेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, है ना, कैसे पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ना, और जो हमने माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट की है, हाउ टू कैलकुलेट दोज माइक्रो स्टेट्स। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कल फिर मिलेंगे, ठीक है, बट विल कंटिन्यू द लेक्चर सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ओनली, है ना। थैंक यू सो मच।